गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, चैप्टर चल रहा है आईटीसी। आईटीसी में 3 सेक्शन कवर होते हैं आपके, सेक्शन 16, 17 और 18। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है कि आईटीसी अगर आपको क्लेम करना है तो कौन कौन सी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। इसका सेक्शन 16(2) बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स आपने रिसीव करे हो, सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो और आपने रिटर्न फाइल कर दिया हो। फिर डबल ए और बी ए। डबल ए कहता है कि सप्लायर ने इनवॉइस जीएसटीआर 1 में शो किया हो, आपके 2B में शो हो रहा हो, और बी ए वो आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ना हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारा, ठीक है। फिर 17 का है। 17 का क्रक्स ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज बिजनेस और नॉन बिजनेस के लिए खरीदी है तो आईटीसी सिर्फ बिजनेस वाले के लिए मिलेगा। कोई चीज आपने टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड के लिए खरीदी है तो आईटीसी सिर्फ टैक्सेबल वाले में खरीद मिलेगा। फिर 17 का 3 समझाता था कि एग्जेम्प्टेड में क्या क्या आएगा। 4 वाले ने ऑप्शन दे दिया कि बैंकिंग वाले चाहे तो 50% अवेल कर सकते हैं, मतलब टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड ना करके, प्रोपोर्शनेट ना करके डायरेक्टली 50% कर सकते हैं। 17(5) सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसने समझाया ब्लॉक क्रेडिट कि किन किन चीजों पे आईटीसी आपको अवेल नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं 18। 18 भी पढ़ लिया अपन ने। 18 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपको आईटीसी मिल जाएगा कि आप पहले अनरजिस्टर्ड थे, अब रजिस्टर्ड हो गए हो, तो जिस दिन लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के उसके एक दिन पहले जो भी स्टॉक था, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आ रहे हैं, उससे स्टॉक का आईटीसी मिलता है। लेकिन आप पहले कंपोजिशन में थे, अब आप रेगुलर में आ रहे हो, पहले भी रजिस्टर्ड थे, अभी भी रजिस्टर्ड ही हो, बस कंपोजिशन से रेगुलर में आ रहे हो, तो स्टॉक प्लस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलेगा। पहले आप चीजें एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते थे, अब वो चीजें क्या हो गई, टैक्सेबल। वही चीजें जो एग्जेम्प्टेड थी वही चीजें क्या हो गई, टैक्सेबल। एग्जेम्प्टेड चीज एक थी, टैक्सेबल चीज दूसरी हो गई है, वो नहीं, जो चीज एग्जेम्प्टेड थी वो टैक्सेबल हो गई। तो स्टॉक प्लस कैपिटल गुड्स का आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। और इन्हीं 3 केसेस में आपको आईटीसी का क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल भी करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड हो रहे हो, रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहे हो, या टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड हो रहे हो, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ा कि जब आप आईटीसी क्लेम कर रहे थे तो 1 साल से ज्यादा पुराने गुड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हो तो कितने भी पुराने गुड्स क्यों ना हो, आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। लास्ट में हमने पढ़ा कि अगर आप अपना कैपिटल गुड्स सेल कर रहे हो तो जो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पे जो टैक्स आया वो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और प्रोपोर्शनेट आईटीसी। सब प्रोपोर्शनेट आईटीसी कैसे निकालते हैं भाई, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर माइनस करके, इन दोनों में से जो विचेवर हायर है ना वो आपको पे करना पड़ेगा, क्लियर। तो जब हम ये सेक्शंस पढ़ रहे थे तो मैं तो इनके ऊपर अप्लाई होने वाली टेक्निकलिटीज भी साथ में समझा रहा था आपको। वो टेक्निकलिटीज के लिए आपको क्या दे रखा है, रूल दे रखा है। पेज नंबर 125 पे आ जाओ और रूल 40 पढ़ो। बेटा रूल का नंबर मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि तुम याद रखो, फिर भी इंपॉर्टेंट रूल जब मुझे लगेगा कि हाँ तुम सेक्शंस याद कर चुके हो तो रूल के नंबर याद रखाऊंगा, सब रूल याद नहीं रखूंगा। इसमें सब रूल भी होते हैं, रूल 41, 42, 43, तो अपन तो सिर्फ रूल 40 याद रखेंगे, वो भी बाद में मेहनत करेंगे जब पहले पूरे जीएसटी मुझे लग जाए कि तुम्हें सेक्शंस याद हो गए हैं सारे। चलो, मैनर ऑफ क्लेमिंग आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सर कैसे क्लेम करेंगे, तो मैंने तो पूरा बताया था आपको कि 250 यूनिट थी, मैं तो 100 यूनिट करके खरीद रहा था, तो फीफो मेथड अप्लाई करेंगे। लेटेस्ट वाले जो बिल होंगे 100 यूनिट का पूरा बिल, 100 यूनिट का पूरा बिल, और अभी तीसरा जो बिल है उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी लूंगा। जिस बिल में आईजीएसटी उसका आईजीएसटी का इनपुट, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी उसमें एसजीएसटी, सब समझाया था। इसमें तो और कम बातें लिखी हुई है, मैंने और डिटेल में समझाया था, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जैसा होता है। ITC claimed on stock and capital goods as per section 81 shall be subject to the following conditions, कि जो आप ITC क्लेम करोगे ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। वहां पे इन्होंने कैपिटल गुड्स के लिए सच परसेंटेज लिखा था, परसेंटेज यहां बता दिया, ITC ऑन कैपिटल गुड्स रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस से क्वार्टर गिनना है आपको, क्लियर। चलो, ITC 01, अभी देखो बॉक्स में लिख रखा है मैंने कि आपको क्या चीज याद रखनी है इन सेक्शंस में। यहाँ देखो, अब तो पैटर्न समझ ही गए होंगे, इन रूल्स में क्या लिखा हुआ है, ये मैंने बॉक्स में कोडिंग लिख रखी है। तो क्या लिखा हुआ था, कैपिटल गुड्स पे कैसे लेंगे, 5% पर क्वार्टर लेंगे,
तो अगले में क्या लिखा हुआ है कि ITC 01 30 डेज में फाइल करना पड़ेगा। ये क्या कहता है, मैंने आपको बताया ना कि आप अब लायबल हो गए, लायबल हो गए तो आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन मिला तो रजिस्ट्रेशन मिलने से 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि मेरे पास ये 250 यूनिट थी, इन 250 यूनिट में ये इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 3 के अगेंस्ट में मैं इतना आईटीसी क्लेम करना चाहता हूं, है ना। आपको आईटीसी चाहिए तो सरकार को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा कि आपके पास गोडाउन में कितना माल है। तो कैसे इन्फॉर्म करोगे, फॉर्म नंबर ITC 01, फॉर्म नंबर ITC 01 फाइल करोगे विद इन 30 डेज फ्रॉम डाउट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उसके 30 डेज में डिक्लेरेशन शैल बी मेड विद इन 30 डेज इन फॉर्म GST ITC 01। GST ITC 01 को बॉक्स में मार्क कर लो। कमिश्नर में एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 30 डेज। सर 30 दिन तो बहुत कम है, हमारे पास तो बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, या फिर बाढ़ आ गई सर आसाम में, सर वो तो राखी भी तो आ गई बीच में, त्योहार का टाइम है, सीजन चलता है, क्या करें, स्टॉक के कैलकुलेशन करें कि काम धंधा करें। तो भैया कमिश्नर चाहेगा तो 30 दिन बढ़ा देगा। और फिर अगला लिखा हुआ है डीम्ड एक्सटेंशन, कि SGST के कमिश्नर ने बढ़ाया तो मान लो CGST ने भी बढ़ा दिया, ठीक है। ये डीम्ड एक्सटेंशन, डीम्ड वाली बात मैंने समझा दी है क्या आपको, डीम्ड वाली बात पे पहले कोई डिस्कशन हुआ है, नहीं हुआ, तो देखो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री समझाता हूं आपको। GST के आने से पहले सेल्स टैक्स अलग होता था, सर्विस टैक्स अलग होता था। तो सरकार ने इन टैक्सेस को गवर्न करने के लिए हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने ऑफिस बना रखे थे। ये सेल्स टैक्स वालों का ऑफिस और ये सर्विस टैक्स वालों का ऑफिस। तो सरकार के पास दो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अब सरकार कह रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स, तो GST तो एक ही हो जाएगा। तो क्या रखोगे, सेल्स टैक्स वाला ऑफिस रखोगे कि सर्विस टैक्स वाला ऑफिस रखोगे, किसको बंद करोगे, किसके एम्प्लॉय को यहाँ से वहां ट्रांसफर करोगे, और कैसे ट्रांसफर करोगे। वो ऑफिस इतना बड़ा है क्या कि दो की कैपेसिटी झेल ले हर डिस्ट्रिक्ट में, सर ये तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल की तरह। तो इन्होंने GST का गवर्नेंस दो पार्ट में बांट दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो सेल्स टैक्स वाला ऑफिस है ना, उसको बना देंगे CGST का ऑफिस, सॉरी SGST का ऑफिस। सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का था तो उसमें जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो सर्विस टैक्स का है वो सर्विस टैक्स वाले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, तो उनको बना दिया CGST का ऑफिस। समझे कि नहीं, ऑलरेडी दो डिपार्टमेंट थे, तो दो डिपार्टमेंट को मिला के एक डिपार्टमेंट कैसे करे, किसको कहां ले जाए, कौन सा ऑफिस को क्या पावर सौंपे। तो मैंने कहा अपन एक काम करते हैं, सेल्स टैक्स को बना देते हैं SGST, सर्विस टैक्स को बना देते हैं CGST। तो अब हर शहर में दो ऑफिस होंगे, CGST के अलग, SGST के अलग। तो सर आपने कहा वन नेशन वन टैक्स, तो क्या मुझे इन दो डिपार्टमेंट से अलग अलग कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा क्या, GST का कोई मसला हो तो सवाल इन जवाब इनको भी देने पड़ेंगे, जवाब उनको भी देने पड़ेंगे क्या, ये नहीं। हम पता है अब क्या करेंगे, देश की आबादी को भी दो पार्ट में बांट देंगे। ये कि कैसे सर, कि अब जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा ना, तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा ना, तो एक इधर भेजते जाएंगे। जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरी फाइल कहां भेज दी, CGST के पास। मेरे पीछे जिसने अप्लाई किया उसकी फाइल कहां भेज दी, SGST के पास, ठीक है। तो अब जिसका जुरिस्डिक्शन, इसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब जहां पे तयपाई होगी सारी, जहां के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, तो जिसका जुरिस्डिक्शन CGST आया उसको सारी कम्युनिकेशन किसके साथ करनी है, CGST के साथ। जिसका जुरिस्डिक्शन SGST आया उसको सारी कम्युनिकेशन किसके साथ करनी है, SGST। तो मान लेते हैं मैं और सानिध्य है, हम दो व्यापारी हैं, एक CGST है और एक SGST है। इसका जुरिस्डिक्शन CGST है, इसका जुरिस्डिक्शन SGST है, मेरा SGST। तो अभी आपको कौन सा एक्ट पढ़ाया जा रहा है, CGST पढ़ाया जा रहा है, और मेरा जुरिस्डिक्शन तो CGST है ही नहीं, मेरा जुरिस्डिक्शन तो कौन सा है, SGST। मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, मुझे ITC 01 फाइल करना है और मैं 30 दिन में नहीं कर पाया, तो मुझे तो एक्सटेंशन चाहिए ना, मालिक माफ कर दो, राखी आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, मुझे थोड़े दिन और दे दो कि मैं फॉर्म फाइल कर सकूं और ITC क्लेम कर सकूं। तो मेरा कम्युनिकेशन तो SGST के साथ होता है, मैं CGST को जानता नहीं, वहां जाऊंगा नहीं। तो मैं SGST के कमिश्नर के पास गया कि मालिक एक्सटेंशन दे दो। उन्होंने एक्सटेंशन दे दी कि ठीक है 30 दिन और दिए, तो इन्होंने दे दी,
तो वापस इससे थोड़ी मांगने जाऊंगा। तो SGST एक्ट में लिख रखा है कि CGST ने एक्सटेंशन दे, SGST ने एक्सटेंशन दे दिया तो डीम, मान लो CGST ने भी दे दिया। सेम बात SGST में भी लिखी हुई है कि इसका जुरिसडिक्शन CGST है, तो ये एक्सटेंशन मांगने कहाँ जाएगा? CGST में। तो SGST में क्या लिखा हुआ है कि CGST वालों ने एक्सटेंशन दे दिया तो डीम एक्सटेंशन किसने दे दिया? SGST ने, ताकि डबल कम्युनिकेशन ना करना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको ये बात? हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट। डेट ऑफ स्टॉक, सर कौन सा डेट लेंगे, कौन से दिन का स्टॉक लेंगे? तो मैंने बताया ना, एक दिन पहले का। तो एक दिन पहले कौन सी? जिस दिन मैं लायबल हुआ वो दिन, जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट मिला वो दिन, या जिस दिन मैं फॉर्म फाइल कर रहा हूँ वो दिन। मैंने कहा घन चक्कर कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफ, जिस दिन तो लायबल हुआ उसके एक दिन पहले जो स्टॉक था उसका ITC मिलेगा, जिस दिन तो लायबल हुआ। तो इसमें लिखा हुआ 18(1)(a), डे ही बिकम्स लायबल। 18(1)(b) उड़ा दिया इन्होंने, 18(1)(b) हटा दो, 18(1)(b) है ही नहीं। 18(1)(c), तो 18(1)(c) का कर दो 18(1)(b), सेकंड वाला तो पॉइंट पूरा कट कर दिया ना आपने। 18(1)(c) को कर दो 18(1)(b). ये कौन सा था कि जब आप कंपोजिशन से कहाँ आ रहे थे? रेगुलर में आ रहे थे। तो जिस दिन आप रेगुलर में है, द डे ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 रेगुलर, सेक्शन 10 कंपोजिशन। तो जिस दिन है आपने एप्लीकेशन कब भरी, सरकार को कब बताया, उससे मतलब नहीं है। सर हम कंपोजिशन से रेगुलर में कब आते हैं? जब आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर जाता है उस दिन, उसी दिन के एक दिन पहले जो स्टॉक था आपके पास। नाउ 1D, 1D को कर दो 1C, 18(1)(d) को कर दो 18(1)(c), कि जब आपके गुड्स एग्जेम्प्टेड से क्या हो गए? टैक्सेबल। तो जिस दिन टैक्सेबल हुए उसके एक दिन पहले, द डे सप्लाईज बिकम टैक्सेबल। इन 3 पॉइंट के ऊपर लिख रखा है ऑन द इमीडिएटली डे प्रीसीडिंग डे, ऑन द इमीडिएट, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फ्रॉम, इन डेट्स के एक दिन पहले, इन डेट्स के एक दिन पहले वाला स्टॉक। समझ में आया कि नहीं? MCQ में काम का है। ठीक है, चलो। हाँ, घुमा फिरा के देखें, तुम्हें याद करने के लिए तो एक जैसी ही बात है, और उसको एक्ट में कहीं स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कौन सा वाला। ठीक है, जिस दिन वो लायबल हो रहा है उसके एक दिन पहले। नाउ सर अगला सब रूल में लिखा हुआ है CA सर्टिफाइड। तो इसमें बॉक्स में मार्क कर लो 2 लाख। आप जो ITC क्लेम करना चाहते हो उसका टोटल अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है तो आपने कैलकुलेशन सही करी है कि गलत करी है, इसका CA सर्टिफाई करवा के लो। ठीक है, तो CA का सर्टिफिकेट लगेगा आपको। GST ITC 01 certified by CA if ITC claim exceed ₹2 lakh। नाउ फिर है मैचिंग ऑफ ITC। मैचिंग ऑफ ITC क्या कह रहा है? ओ भाई साहब, आप जब मुझे इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, इनवॉइस 3 की डिटेल दोगे ना, 100 यूनिट, 100 यूनिट और 50 यूनिट की डिटेल दोगे, तो उसमें जिससे आप ये खरीद के लाए उसका GST नंबर भी तो लिखोगे। क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि आपने GST पे करी है खरीदते टाइम, जिसका आपको इनपुट चाहिए। इसका मतलब वो बंदा क्या है? रजिस्टर्ड है, तो वो दो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर, ताकि हम क्रॉस चेक करें कि आप ITC तो क्लेम कर रहे हो, उसने भी इस इनवॉइस के अगेंस्ट में इनपुट दिखा रखा, टैक्स दिखा रखा है कि नहीं दिखा रखा, उस जितना आप इनपुट क्लेम करना चाहते हो उतना उसकी सेल भी है कि नहीं है। अब ये बातें अगर आप गहरी गहरी चिंतन करके सोचोगे ना, तो आपको यूं लगेगा अरे सर कैसे चेक करेंगे वो? जब मैंने उससे माल खरीदा तब मैं अनरजिस्टर्ड था, मैं रजिस्टर्ड तो था ही नहीं। तो उसने अपने GSTR 1 में इनवॉइस वाइज डिटेल में मेरा नाम तो लिखा ही नहीं होगा, उसने तो B2C में एक साथ अमाउंट डाल दिया होगा। मेरे साथ उसने ना जाने कितने लोगों को बेचा होगा, सबका अमाउंट एक जैसा होगा। मैंने आप कोई बात नहीं, मोटा मोटा तो पता पड़ जाएगा। आप कह रहे हो कि आपने उससे 1 लाख का माल खरीदा, डेट बता रहे हो इस महीने में, जब मैं उसका GSTR 1 देख रहा हूँ तो उसका B2C तो 20,000 रुपये ही बोल रहा है। आप कह रहे हो 1 लाख खरीदा, या तो आप झूठ बोल रहे हो या वो झूठ बोल रहे हो, दोनों को नोटिस भेजेंगे हम, दोनों ही समझाओ मुझे कौन ज्यादा झूठ बोल रहा है। आप अपना सबूत पेश करो, वो अपना सबूत पेश करो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है,
लेकिन अगर आप कंपोजिशन में थे तो प्रॉब्लम ही नहीं। जब आप कंपोजिशन में थे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो था ही सही, तो उसने तो आपको रजिस्ट्रेशन, उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो जिस रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेच रहा है कंपोजिशन में है कि रेगुलर में है, वो तो ये देखेगा कि ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो B2B को माल बेच रहा हूं, तो फिर तो उसने इनवॉइस बताया होगा, तब तो आपका इनवॉइस से इनवॉइस डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? डन, ओके, चलो नेक्स्ट। Matching of ITC. ITC claim under section 18(1), 18(c) and 18(d) shall be verified by GSTR1 and GSTR4 of corresponding supplies. Supplies नहीं, of corresponding supplier लिखो, of corresponding supplier GSTR1 और सर GSTR4 क्यों? GSTR4 होता है कंपोजिशन वाले का, ठीक है। नाउ अभी अपन रूल 41 पढ़ रहे थे, जिसके क्लॉज A B C D E पढ़ लिया। अब सब रूल 2, आईटीसी ऑन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स 18(6), सेक्शन 18(6) में हमने क्या पढ़ा? कैपिटल गुड्स सेल करोगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का टैक्स और प्रोपोर्शनेट आईटीसी व्हिचएवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेट कैसे होगा? shall be calculated by reduce 5% per quarter or part thereof from the date of issue of invoice। वही लल्लू पंजू वाली बात साला। नाउ अब ये रूल खत्म हो गया, पूरी लाइन खींच के इस 40 रूल 40 को खत्म कर दो। अब रूल 41 स्टार्ट हो रहा है। ये इनसे फॉर्मेटिंग की मिस्टेक है, टेबल इनको चेंज कर देनी चाहिए थी, नहीं करी। हम ब्रेक डाउन लगा दो कि ये एक रूल खत्म हुआ, अब दूसरा रूल चालू हो रहा है 41। लल्लू लल्लू बातें हैं बेटा। मैं बताऊं आपने इस पूरे रूल में क्या सीखा? पहला तो आपने सीखा, अब जो भी मैं बोल रहा हूं ना कि आपने क्या सीखा वो इस मार्जिन में लिख दो आप। पहले आपने सीखा जीएसटी आईटीसी 01, जीएसटी आईटीसी 01 विद इन 30 डेज। कैपिटल गुड्स 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। कैपिटल गुड्स 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। और पार्ट देयर ऑफ। फिर थर्ड पॉइंट लिखो सीए सर्टिफाइड इफ आईटीसी इज मोर देन 2 लाख। फोर्थ पॉइंट लिखो मैचिंग ऑफ आईटीसी, मैचिंग ऑफ आईटीसी फ्रॉम सप्लायर्स रिटर्न, मैचिंग ऑफ आईटीसी फ्रॉम सप्लायर्स रिटर्न। ये हमारे वो लास्ट डे वाले नोट्स बन गए हमारे, कि पूरा पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये 4 पॉइंट पढ़ के अपन ने रिवाइज कर लिया, ठीक है। थर्ड वाला क्या बोला? सीए सर्टिफाइड इफ आईटीसी इज मोर देन 2 लाख। अब रूल 41, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल मर्जर अमलगमेशन लीज ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस। तो इसका है ना, इसका मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर अपन ये रूल पढ़ेंगे। ये मैंने एक बार तो आपको बताया था, अगली बार वापस बता देता हूं। यार ये तो रब करने की इच्छा ही नहीं कर रही मेरी यार, कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है। सानिध्य कर दूं क्या? ले लिया तुम लोगों ने फोटो? बावड़ा हो रहा है क्या? जिस दिन से तू लायबल हुआ उस दिन से तुझे टैक्स लगाना है। ये रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में लिख देगा, है ना। अब देखो जरा बेटा, प्लीज समझो कि ये है मिस्टर सानिध्य विजयवर्गीय,
ठीक है, ये है मिस्टर सानिध्य, कौन सा वाला, सोनी, ठीक है। सानिध्य विजयवर्गीय ने अपना बिजनेस इनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों, सिर्फ असेट्स ट्रांसफर करेगा तो हम बात कर चुके हैं, इसने अपने असेट्स सोल्ड कर दिए, उस सेल कंसीडरेशन पे क्या लगेगा, जीएसटी लग जाएगा। असेट्स एंड लायबिलिटी सोल्ड किया है तो इसको ट्रांसफर नहीं मानते, इसने जो 50 लाख रुपए लिए इससे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और उल्टा इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का अमाउंट पड़ा हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कैसे होगा कि पहले इसको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जीएसटी आईटीसी 02, फॉर्म फिल करना पड़ेगा जीएसटी आईटीसी 02। इस फॉर्म में क्या करेगा सर, सानिध्य सोनी का, मिस्टर सानिध्य सोनी का GSTIN, जीएसटी नंबर मेंशन करेगा, ठीक है, और अपने स्टॉक की डिटेल्स देगा और कब से इसने बिजनेस ट्रांसफर किया है ये डिटेल देगा और इस फॉर्म को सबमिट कर देगा। तो बेटा अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो इसका बिजनेस परचेज कर रहा है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो ही ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। ये कंडीशन है कि आप किसी ऐसे बिजनेस का टेक ओवर कर रहे हो जो बिजनेस पहले जीएसटी में रजिस्टर्ड था, तो आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये रजिस्टर्ड हो गया, सानिध्य कहेगा विजयवर्गीय इसको, ओए तू रजिस्टर्ड ही है, मैं तेरे को आईटी से ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, जब पहले जीएसटी में क्या ले, रजिस्ट्रेशन ले। तो ये अपना पैन कार्ड वगैरह देके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेगा, आगे इसका जीएसटी नंबर, इसने फॉर्म में जीएसटी नंबर लिख दिया सानिध्य सोनी का। जैसे इसने फॉर्म सबमिट करा, इसके पास एक पॉपअप आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। क्या नोटिफिकेशन आएगा कि सर एक जीएसटी नंबर है, GSTIN, किसका, सानिध्य विजयवर्गीय का। उसने ये आईटीसी 02 फॉर्म फिल किया है और वो चाहता है कि उसका जो आईटीसी है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाए। तो सही कह रहा है क्या सर वो, आपने उसका बिजनेस परचेज किया है क्या, डू यू वांट दिस ट्रांसफर, यस और नो। ये तो इंतजार ही कर रहा था, पैसे देके बैठा है, जो चाहेगा इसी, तो ये यस पे क्या कर देगा, क्लिक कर देगा, ठीक है, यस पे टिक कर देगा। जैसे ही यस पे टिक करेगा आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। वहां जब मुझे खुद को ही जीएसटी चाहिए था, मैं खुद रजिस्ट्रेशन ले रहा था, कौन सा फॉर्म भरा, जीएसटी आईटीसी 01। यहाँ पर मैं मेरा आईटीसी किसी और को देना चाहता हूँ तो क्या फाइल करूंगा, जीएसटी आईटीसी 02। कितने दिन में फाइल करूंगा, ट्रांसफर के 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन ट्रांसफर हो उसके 30 डेज में। तो पढ़ो भाई, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ऑन सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अ रजिस्टर्ड पर्सन, जिसको मैं बोलूंगा फर्स्ट पार्टी, शेल फर्निश द डिटेल्स, मतलब मेरे लिए फर्स्ट पार्टी कौन है, सानिध्य विजयवर्गीय, ठीक है। शेल फर्निश द डिटेल इन आईटीसी 0, जीएसटी आईटीसी 02, बॉक्स में मार्क कर दो, जीएसटी आईटीसी 02 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल with a request of transfer of unutilized ITC lying in electronic credit ledger। ये रिक्वेस्ट करी मैंने कि मेरा जो अनयूटिलाइज आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है उसको क्या कर दो सर, ट्रांसफर कर दो। प्रोवाइडेड दैट, स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर, इन केस ऑफ डीमर्जर आईटीसी इन रेशियो ऑफ टोटल असेट्स, और टोटल असेट्स को अंडरलाइन कर लो, असेट माइनस लायबिलिटी, नेट असेट्स। Explanation, value of asset equals to total assets, ITC availed or not। अब ये ITC availed or not बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो। मेरे पास जो ITC था ना वो 2 लाख की एसेट पे था और मेरे पास टोटल एसेट कितने थे, 10 लाख। अब मेरी कंपनी का हो गया डीमर्जर,
कंपनी ए और कंपनी बी। अब वो जो आईटीसी मैंने क्लेम किया था 2 लाख की मशीन पे, वो 2 की मशीन किसके पास चलेगी? कंपनी बी के पास चलेगी। कंपनी बी के पास और भी मशीन गई, वैसे 6 लाख की मशीन ए में गई, 4 लाख की मशीन बी में गई, पर जिनके ऊपर मैंने आईटीसी क्लेम कर रखा था वो तो इस 4 का पार्ट बन के सब सारी की सारी किसके पास चली गई? बी के पास। तो फिर कोई कहेगा तो फिर तो आईटीसी किसको मिलना चाहिए? बी को मिलना चाहिए। पर ये क्या कहता है, तेल लेने गया कि कौन से असेट का आईटीसी क्लेम किया, कौन सा पे नहीं किया। तो हमारे पास जो आईटीसी था वो किस रेशियो में बटेगा? नेट एसेट के बेसिस पे। 10 लाख में से 6 लाख इसके पास गया, 4 लाख इसके पास गया, तो 6:4 में बढ़ जाएगा, 3:2 में बढ़ जाएगा, 60-40 कर लो आप। आईटीसी क्लेम किया हो कि ना किया हो, समझ में आया? हाँ करण, नेट एसेट, नेट एसेट, ठीक है। नाउ सीए सर्टिफाई कराएंगे। सी जब भी ये अमालगमेशन, इसमें कोई 2 लाख वाली लिमिट नहीं है, तो कराना ही कराना है ना? जब भी आपको ट्रांसफर करना है, सीए सर्टिफाइड ट्रांजैक्शन डन विद स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। नाउ थर्ड, अब इसमें है ना फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी लिख रखा है मैंने, कि वो जो आईटीसी 02 फाइल करेगा, कौन फाइल करेगा? फर्स्ट पार्टी, ठीक है। सीए सर्टिफाई जो कराएगा, कौन कराएगा? फर्स्ट पार्टी। थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करेगा ना वो ट्रांसफर, सेकंड पर्सन शेल एक्सेप्ट ऑन कॉमन पोर्टल डिटेल्स ऑफ आईटी स्पेसिफाइड इन जीएसटी आईटीसी 02 बाय फर्स्ट पर्सन। वो क्या कर देगा? एक्सेप्ट कर देगा बस। फिर फोर्थ, वापस से सेकंड पार्टी इनपुट। अब इसमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप ही हो जाएगा। नहीं नहीं, ये करना पड़ेगा, सॉरी। इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स ड्यूली अकाउंटेड फॉर इन बुक्स ऑफ सेकंड पार्टी। ये जो गुड्स और कैपिटल गुड्स आपके पास आए ना, उसकी परचेज की एंट्री आपने पास करी, तो ऑब्वियसली मैं करूंगा ही सही। जब मैं बिजनेस टेक ओवर करके ला रहा हूँ, अमालगमेशन का चैप्टर अपन ने पढ़ा ना, तो अमालगमेशन में टेक ओवर की एंट्री करते हैं कि नहीं? सारे एसेट्स डेबिट, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट, बदले में क्या देते हैं? टू परचेज कंसिडरेशन। तो ये परचेज करने की एंट्री तो मैं पास करूंगा, इसे कह रहा है हाँ आपने पास करी हो, आप मतलब उसको बिजनेस में लेके आए हो, आपने उसकी एंट्री पास कर दी हो। तो क्या लिखा हुआ है? ड्यूली अकाउंटेड फॉर। तो अंडरलाइन करो ड्यूली अकाउंटेड फॉर और लिखो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Now, transferee, second party, except on common portal. Same as rule. यार ये कुछ गलत आ गया है, ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये तो पढ़ लिया हमने। ये मेरी बात सुनो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे, ये इसका पॉइंट है। 41A का थर्ड पॉइंट है। अगला जो रूल है ना, रूल 41A, उसका ये थर्ड पॉइंट है, नंबरिंग गलत हो गई है। और इसमें लिखा हुआ ना सेम एज रूल 43, तो इसमें हम लिखेंगे सेम एज रूल 41(3). 43 को लिख के क्या कर दो? सेम एज रूल 41(3). 40 को 41 कर दो बस। 41 का 3 है ये, यहाँ देखो, मेरे बुक में देखो, यहाँ 1 को कट करके लिख दो 41(3). 41 ब्रैकेट में 3, हाँ ए सॉरी 41A(3), वो जो पीछे लिखा हुआ है ना, पीछे से देख लो कैसे लिखना है। 41A भी ब्रैकेट में और 3 भी ब्रैकेट में। 41A का 3 है, ये अलाइनमेंट चेंज हो गया है, बाद में आना चाहिए था, पहले लिख दिया। और फिर जो यहाँ आपने 43 लिखा हुआ है ना, तो ये 43 नहीं है, 41(3) है। 41 के 3 में जो बात लिखी हुई है ना कि सेकंड पार्टी को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो अब पढ़ते हैं, देखो ये कौन सा पॉइंट है। तो ये तो लल्लू लल्लू पॉइंट है, इतना गहरी बात नहीं है। पहले सिनेरियो समझते हैं, फिर रूल समझेंगे। सिनेरियो ये है कि
पहले बीसीसी का एक ही रजिस्ट्रेशन था, जिस रजिस्ट्रेशन में उसकी 2 ब्रांचेस गवर्न हो रही थी, ठीक है, सूरजपोल वाली और तलवंडी वाली। ठीक, अब मैंने तलवंडी वाली के लिए चीज खरीदी, लेकिन इसका हिसाब है ना, हिसाब दोनों का अलग अलग हो गया है। हिसाब कैसे अलग अलग हो गया है कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट बांट लिए, मान लो मैंने कहा देख यार शब्बिर, अपन दोनों को डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलता, डिसीजन मेकिंग हमारी लेट हो जाती है, तो अब से सूरजपोल वाली ब्रांच के सारे डिसीजन तू लेगा, तलवंडी वाली ब्रांच के सारे डिसीजन मैं लूंगा, तो एफिशिएंसी भी पता पड़ जाएगी। तू उसको तेरी तरह से चला, मैं इसको मेरी तरह से चलाता हूँ। क्या डन? ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन हम दोनों का रजिस्ट्रेशन तो क्या है, एक ही है। अब होगा क्या कि मैं कोई चीज परचेज करूं, वो भी कोई चीज परचेज करे, एक ही रजिस्ट्रेशन है तो एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर है, तो सारा आईटीसी एक ही जगह इकट्ठा होता है। तो ये ब्रांच नहीं है, इस ब्रांच में ज्यादा चीजें खरीदने में आ रही है, तो इस ब्रांच को आईटीसी ज्यादा मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर में जमा हो जाता है। वो ब्रांच पुरानी है, तो वहां का बिजनेस टर्नओवर भी क्या है, ज्यादा है, तो आउटपुट वहां का जनरेट होता है। तो साला इनपुट खरीदता हूं मैं, आउटपुट उसका एडजस्ट हो जाता है, या वाइस वर्सा लेते, इनपुट होता है उसका, आउटपुट मेरे से एडजस्ट हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ उसको, अबे यार मैं इतने सारे एसी खरीद के लाया, उसके इतने सारे मैंने इनपुट इकट्ठा कर रखा था, तो मैंने रिटर्न फाइल किया, तो आउटपुट तो तेरा था, तेरे आउटपुट में से मेरा आईटीसी क्या हो गया, एडजस्ट हो गया ना, मतलब रजिस्ट्रेशन एक ही है और ब्रांच 2 अलग अलग है, तो मेरा तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। तो हमने डिसाइड किया यार एक काम करते हैं, अपन तो 2 रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, इस ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन, उस ब्रांच का अलग रजिस्ट्रेशन। तो शब्बीर सर ने कहा तू तेरा रजिस्ट्रेशन अलग ले ले। मैं कहा ठीक है, मैं मेरा रजिस्ट्रेशन अलग तो ले लूंगा, पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर में अभी भी बहुत सारी आईटीसी पड़ी हुई है, वो आईटीसी दे मेरे को, मेरे असेट्स की आईटीसी है, समझे कि नहीं। तो जब आप एक रजिस्ट्रेशन के मल्टीपल ब्रांचेस की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो, तो इस एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के पास जो अनयूटिलाइज आईटीसी है, वो न्यू रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करना है क्या? हाँ हाँ सर करना है, करना ना करना आपकी मर्जी है, वो नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी गाड़ी नए सिरे से हो जाएगी। पर मैंने कहा नहीं नहीं, वापस कर यार, मेरे लाखों रुपए के एसेट्स नए ब्रांच के आए, तो उसका इतना सारा आईटीसी तेरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर में पड़ा है, तो धीरे धीरे सारा उसको यूज करना है, तो मुझे ट्रांसफर कर, मेरा हिसाब मेरा होना चाहिए, एफिशिएंसी तो तभी पता पड़ेगी। ठीक है, तो अब जो पुराना रजिस्ट्रेशन है उससे नए रजिस्ट्रेशन में क्या हो जाएगा, आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा। तो समझो कोई बिजनेस ट्रांसफर थोड़ी हुआ है, अमालगमेशन डीमर्जर थोड़ी हो, बिजनेस ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, एक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी था, एक ब्रांच के लिए दूसरा रजिस्ट्रेशन ले लिया गया, तो अब यहां से प्रोपोर्शनेट आईटीसी क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है, उसका ये रूल है 41A। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट on obtaining separate registration for multiple places of business within a state or union, within a state or union territory। ठीक है, क्योंकि अगर आउटसाइड द स्टेट है तो भाई वहां तो वैसे भी तुम लायबल थे, तुम्हें तो शुरू से ही डबल रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, जब से वो ब्रांच सेटअप हुई तब से रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, तो फिर उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन, अब ये कहानी सुना रखी जो मैंने समझाया ना आपको, वो कहानी इस पैराग्राफ में सुना रखी। A registered person who has obtained separate registration for multiple places of business in accordance with the provision of Rule 11 and who intends to transfer either wholly or partly the unutilized input trade lying in his electronic trade ledger to any or all of the new registered places of business। के शब्बीर सर की एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के पास जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ा है, वो अपने किसी एक या सारे न्यू रजिस्ट्रेशन को क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहते हैं। शेल फर्निश विद इन अ पीरियड ऑफ वापस 30 डेज, बॉक्स में मार्क करो, 30 days from obtaining such registration, the details in form GST ITC 02A। 30 डेज कौन सा? अरे यार 26 साल वाला रजिस्ट्रेशन तो परसों से चल रहा है ना, तो नया रजिस्ट्रेशन जब लिया ना उसके 30 डेज, न्यू रजिस्ट्रेशन के 30 डेज से ITC 02A फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक ऑन कॉमन पोर्टल, आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड इन द बिहाफ ऑफ बाय द कमिश्नर। ये तो ब्ला वाली लाइन है कि सर मेरे को तो ITC 02 फाइल करना है आता ही नहीं है, कोई बात नहीं, फैसिलिटेशन सेंटर के पास चला जा, वो लोग हेल्प कर देंगे तेरे को। Now, provided that the input tax credit shall be transferred to the newly registered entities in the ratio of value of asset held by them at the time of registration। कि जितने एसेट उनके पास थे वही नेट एसेट के रेशियो में, 6 लाख के एसेट उनके पास है तो 6 लाख, ठीक है।
For the purpose of this circuit, is clarified that the value of asset means the value of entire assets of the business, whether or not input of tax credit has been availed thereon. वही वो 2 लाख वाले एसेट जिस पे इनपुट लिया है वो उससे मतलब नहीं है, एसेट्स के रेशियो 6 लाख 4 लाख के रेशियो, ठीक है, पुराना वाला ही एप्लीकेबल है. नाउ टू, वापस से यार वो उसको न्यूली रजिस्टर्ड ट्रांसफर शेयर ऑन द common portal except the details so furnished by the registered person transfer and upon such accepting the unutilized credit input tax credit specified GST ITC 02A shall be credited to electronic credit ledger. सारी बातें वही के वही लिखी हुई है. इसका मतलब वो जो कल वहां पे अपन ने वो लिखा ना चेंज, वो तो पूरा कट ही कर दो. ये वाली बात तो 2 में लिख दी अपन ने, 3 वाला कोई रूल नहीं है, ये वाला पूरा कट कर दो. एक्सेप्टेंस वाली बात 2 में आ गई, ये वाला पॉइंट पूरा आप कट कर दो, मतलब नहीं है. इसको 2A फाइल करना पड़ेगा. अब यहां पे लिखो, आप यहां पे लिखो GST ITC 02A, इस बॉक्स में लिखो ताकि इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ रीड ना करना पड़े आपको. GST ITC 02A, नीचे एरो करके लिखो विद इन 30 डेज. GST ITC 02A नीचे करके लिखो विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन. Within 30 days from date of new registration. फिर नीचे लिखो ITC ट्रांसफर, नीचे एरो करके लिखो ITC ट्रांसफर इन रेशियो ऑफ टोटल असेट्स. ITC ट्रांसफर इन रेशियो ऑफ टोटल असेट्स. GSTR नहीं है, R तो रिटर्न का है. GST ITC 02A फाइल करेंगे और तलवंडी वाली ब्रांच क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है. और फिर यहाँ लिख दो आप एक्सेप्टेंस बाय न्यू रजिस्ट्रेशन. सेकंड वाले में लिख दो, सेकंड डब्बे में एक्सेप्टेंस बाय न्यू रजिस्ट्रेशन. यार अब पढ़ाने की इच्छा खत्म हो गई मेरी यार. बहुत सारी चीजें मन मार के भी करनी पड़ती है बेटा. पढ़ो रूल 44. अब ये नया रूल आया, नदी बना दो बीच में पूरी कि पुराना और रूल खत्म, अब न्यू टॉपिक न्यू हेडिंग. मन मार की चीजें करने में मजा नहीं आता. लेकिन तो वैसे ही पढ़ता नहीं है, बस सोता तो रहता है. तो हाँ, तू गलत चाले में लग रहा है. चलो रूल 44, मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. अब वो अभी तो आप ITC अवेयर कर रहे थे, ITC 01 का फॉर्म फिल कर रहे थे 30 डेज के अंदर कि इतना स्टॉक है मेरे पास, ITC दे दो. अब आपको रिवर्स भी तो करना है ना, तो रिवर्स करने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करोगे, उसका है ये. अमाउंट ऑफ ITC अंडर सेक्शन 18(4) और 29(5). तो 18(4) कौन सा है सर, रेगुलर से आप कंपोजिशन में चले गए या टैक्सेबल से चीजें क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई. और 29(5) रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, उसका रेफरेंस यहाँ है. सेक्शन 29 है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. क्या है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. रेगुलर से कहां गए, कंपोजिशन में. रजिस्टर्ड तो रहे, टैक्सेबल से चीजें क्या हो गई, एग्जेम्प्टेड. आप तो रजिस्टर्ड हो, अब आपने अपना रजिस्ट्रेशन ही क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो वो काम कवर्ड है 29(5). इन सारे केसेस में आपको जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसका ITC क्या करना है, रिवर्स करना है. shall be determined as follows. For inventory proportionately on the basis of corresponding invoice. वही सोइल का इनवॉइस, सोइल का इनवॉइस और फिर 50 का प्रोपोर्शनेट, तो वो बात लिखी हुई है इसमें, ठीक है. फॉर कैपिटल गुड्स ITC ऑफ रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ITC ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. कितने खराब है, क्या लिख रखा है, इन मंथ्स.
गजब के कमीने हैं, गजब के। जब आईटीसी हमें अवेल करना था, क्लेम करना था, तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, है ना, तो पूरे क्वार्टर का 5% ताकि रिड्यूस हो जाए। और अब जब हमें आईटीसी वापस इनको रिवर्स करना है तो कह रहा है अच्छा माइनस पूरे 5% क्यों करने दिया, मतलब मान लो क्वार्टर का 2 दिन भी यूज किया तो पूरे क्वार्टर का 5% माइनस कर देना, नहीं। अब माइनस कैसे करेगा, इन मंथ्स। लाइफ वही मानेंगे 5 साल, 5 साल में कितने होते हैं, 60 महीने, तो डिवाइड बाय 60 महीने कर ले। 1 महीने का आईटीसी आ गया, जितने महीने बीत गए उतना माइनस कर दे, रिमेनिंग मुझे क्या कर दे, तू रिवर्स कर दे। समझ में आया कि नहीं? सच परसेंटेज लिखा हुआ था, देख 5% भी है तो गलत है। रिड्यूस बाय सच परसेंटेज है, 5 कट कर दो, 5 कट कर दो, खाली 5, रिड्यूस बाय सच परसेंटेज। और ये कंट्रोवर्शियल चीज है, मत टेंशन लो, अभी आगे भी आएगा इसमें एक बात। तो अभी क्या लिख रखा है, ऑन प्रो राटा बेसिस यूजफुल लाइफ 5 years। मतलब इसका एग्जांपल समझाता हूं, अगर तुम बाद में भूल जाओ तो। मान लो किसी एसेट को मैंने 11 महीने यूज किया, 11 महीने मैंने यूज किया, तो ले यार, चलो 11 महीने भी नहीं, 10 महीने ही बोल दो। किसी एसेट को मैंने 10 महीने यूज किया, तो 10 महीने यूज किया, तो जब आईटीसी क्लेम करने वाली बात आएगी तो आप क्या कहोगे, 9 महीने के 3 क्वार्टर हो गए और ये 10वें महीने का 1 क्वार्टर हो, तो पूरे 12 महीने का पैसा रिड्यूस कर दोगे कि नहीं कर दोगे? मान लेते हैं अपन कि 1,80,000 का आईटीसी था, 1,80,000 का 4 क्वार्टर का आप कितना 20% उड़ा दोगे, 36,000 रुपए आप उड़ा दोगे, कितने बचे 144। मतलब जब मुझे आईटीसी क्लेम करना था तो कितना क्लेम करने दिया, 144। अगर यही बात थी तो जब आईटीसी पे करने की बारी आई, रिवर्स करने की बारी आई, तब भी 144 पे करना चाहिए ना। तब क्या कहते हैं हम, कैसे हिसाब लगाएंगे, मंथली। अब 1,80,000 डिवाइड बाय 60 महीने करो बच्चों, करो कैलकुलेटर लो, 1,80,000 डिवाइड बाय 60 मंथ, एक महीने में कितना आया, 3,000। महीने कितने हुए तेरे, 10 महीने, तो कितने हो गए, 30,000। 30,000 हो गए, माइनस कर 180 में से 30,000, 1,50,000। तो जब मुझे इनपुट मिल रहा था 144 का मिल रहा था, और जब मुझे टैक्स पे करने की बारी है, कितना पे करवा रहे हो, 1,50,000, है ना, क्योंकि वहां लेने के टाइम पे क्वार्टरली हिसाब कर रहे थे, वो पार्ट ऑफ द क्वार्टर को पूरा मान रहे थे, और देने के टाइम पे हिसाब कैसे कर रहे हो आप, मंथली। समझ में आया? गलत है, सरकार बोल के गलत करती है जो है। आईटीसी विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, डीएसटी। ऑब्वियसली सर, हम आईटीसी जो कैलकुलेट करेंगे, आईजीएसटी का अलग, सीजीएसटी का अलग और एसजीएसटी का अलग करेंगे। होगा ना, पार्ट ऑफ द मंथ में भी होगा। 10 महीने 4 दिन तो 11 महीने करेंगे। अब देखो कितने खराब लोग हैं यार, इनसे खराब मैंने तो देखा ही नहीं कोई यार। वहां क्या बोला, जब आईटीसी क्लेम करना था तो 1 साल से ज्यादा पुरानी चीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे वो जिक्र ही नहीं करना। जब तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना है तो सदियों पुरानी चीज का भी आईटीसी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना। फिर क्या बोला कि वहां अगर आईटीसी लेना है तो करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस के बेसिस पे ही लेना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे पास इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस नहीं है तो जयराम जी की कर दो। यहाँ पे रिवर्स करने की बारी आई ना, तो बोला अगर तुम्हारे पास इनवॉइस नहीं है तो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे रिवर्स करोगे। ठीक है, तो पढ़ो, इफ टैक्स इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इवेंट। इतने खराब लोग हैं। डिटेल्स ऑफ आईटीसी शैल बी फर्निश्ड इन। अब डिटेल वो जो आपको रिवर्स करना है आईटीसी, हिसाब लगाओगे 100 यूनिट, 100 यूनिट, 50 यूनिट का, वो डिटेल किसमें फर्निश करोगे, जीएसटी आईटीसी 03, जीएसटी आईटीसी 01 जब क्लेम करना था, 02 जब विजय वर्गीय सोनी को क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था, 02A सूरत कोल वाली ब्रांच किसको, तलवंडी वाली ब्रांच को ट्रांसफर कर रही थी, 03 जब हम आईटीसी क्या कर रहे हैं, सरकार को वापस दे रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। और जो 29(5) में कैंसिलेशन है, तो कैंसिलेशन के टाइम पे तो आपको फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 10, ये जीएसटीआर, आर फॉर रिटर्न,
जीएसटी आईटीसी, तो यहाँ पे जीएसटीआर फाइल करना पड़ेगा 10। इसको बोलते हैं अपन फाइनल रिटर्न। जब भी कोई अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराता है ना, तो कैंसिलेशन के 30 डेज के अंदर अंदर उसको जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है। तो उसमें आपको स्टॉक के डिटेल्स देके टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल्स अंडर सब रूल 3 फाइव मार्केट वैल्यू शेयर बी सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। देखो रोजी रोटी में कैसा ख्याल रखा आपका। पहले वाले में 2 लाख से ज्यादा का आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो, दूसरे वाले में प्रोपोर्शनेट कर रहे हो, मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर कर रहे हो तो, और यहाँ पे क्या बोला, फेयर मार्केट वैल्यू में रिवर्स कर रहे हो तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या कराओगे, सीए सर्टिफाई कराओगे। फिर सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, ये कॉन्ट्राडिक्टरी गुड्स रूल 42 है, ये कल पढ़ेंगे बाय टाटा सी।